प्रिय प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। आज हम कल के शिक्षण सिद्धांतों के पश्चात शिक्षण सूत्रों पर आज चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि पहले भी मैंने कहा था आपसे कि शिक्षण सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो शिक्षण विधियां हैं उनके अंतर्गत इन सूत्रों का समावेश है। इस कारण से हमको इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए याद रखें, शिक्षण सूत्र का टॉपिक भी आपके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार शिक्षण के सिद्धांत वाला टॉपिक कल हमने पढ़ा था। कल जिस तरीके से हमने स्वाभाविकता का सिद्धांत से लेकर के अनुकरण के सिद्धांत तक की बात की थी, और अनुकरण के सिद्धांत को संशोधन का सिद्धांत भी कहा गया था। एक इस तरह का भी सिद्धांत था जिसको बहुमुखी सिद्धांत के नाम से जाना गया था, और वो समवाय सिद्धांत के नाम से उसको जानते हैं, जो सभी सिद्धांतों का प्राय उसमें समावेश पाया जाता है, मिश्रण होता है। ऐसा सिद्धांत वो बहुमुखी सिद्धांत कहलाता है। तो इसी संदर्भ में आगे आज की कक्षा में हम शिक्षण सूत्रों पर बात कर रहे हैं। सिद्धांत और सूत्र में यही अंतर है, सिद्धांत पूर्ण रूप से अंतिम स्टेज तक, लास्ट तक, वो एक पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको सिद्ध किया जाता है और वो एक सिद्धांत के रूप में सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद शिक्षण सूत्रों में एक सामान्य, जिसको हम फॉर्मूला टाइप कहते हैं, कई शिक्षाविदों के अनुसार, जैसे कुछ शिक्षाविद ऐसे शिक्षण सूत्रों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, कॉमेनियस है, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के द्वारा इन शिक्षण सूत्रों को अपने अनुभवों को जिस परिपाटी में आगे बढ़ाया, उसको एक सूत्र का नाम दिया गया। तो कुछ सूत्र, शिक्षण सूत्र महत्वपूर्ण है। अब ये भी देखें हम कि शिक्षण सूत्र का टॉपिक का जो प्रश्न है वो किस तरह से आ सकता है। सबसे पहली बात यह है विशेष कि उसको हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से शिक्षण सूत्रों को तैयार करें। तो पहली बात तो यह है कि कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि अधोलिखित में से शिक्षण सूत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये याद रख लें कि इस तरह की विषय वस्तु के आधार पर ही यह शिक्षण सूत्र कहलाएगा। जैसे पहला आपका शिक्षण सूत्र है, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। कारक के नियम में आपने अनुवाद के साथ पढ़ा था, प्रति के साथ द्वितीय आती है, की ओर अर्थ करेंगे, अज्ञातम प्रति। और यहां जिससे विश्लेष हो रहा है ये पंचम्य अंत है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद रखें, प्रश्न इस तरह से आया कि कौन शिक्षण सूत्र है, कौन सा नहीं है। तो अब यह सुनिश्चित हो लें इस पहले सूत्र में कि हमको इस नाम से इस सूत्र को याद रखना है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। हिंदी में भी इसी तरह से, संस्कृत में आपको ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, इसमें पंचमी विभक्ति करेंगे, यहाँ द्वितीय करेंगे, प्रति लगाएंगे। अब इसका विलोम शब्द पूछ लेता है, उसमें ABCD में 4 ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें पूछ लेता है अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, तो अब वो शिक्षण सूत्र नहीं है। इस तरीके से 4 ऑप्शन कहीं आए हैं। तो याद रखें कि शिक्षण सूत्रों में किस प्रकार प्रारंभ किया गया है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा प्रश्न क्या होता है इसमें, पहला प्रश्न आपने देख लिया। पहला प्रश्न तो यह है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा प्रश्न आया। इसलिए हमारे जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उनको हम क्रम से याद रखें कि यह शिक्षण सूत्र है, इसके विपरीत आने पर वो शिक्षण सूत्र नहीं होगा, या वो फिर अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हो सकता है। इस तरह की स्थितियां, जैसे कई बार पढ़ते हैं ना, विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, अब कहीं ये भी लिख दिया जाएगा संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, तो उसको नहीं माना गया, उसी को शिक्षण सूत्र माना गया, विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। तो पहले शिक्षण सूत्र पर बात कर रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो विद्यार्थियों को पहले से ज्ञात है उससे हमको पाठ प्रारंभ करना चाहिए, और जो उस विषय वस्तु में, उस पाठ में जो चीज उनको पता नहीं है, जिस विषय वस्तु का उनको ज्ञान नहीं है, ऐसे की ओर उन्मुख होना चाहिए। इस तरीके से इस शिक्षण सूत्र का सहारा लेते हुए हमको हमारा पठन पाठन करना चाहिए। विशेषकर ये जो सूत्र है ये प्रस्तावना पर ज्यादा लागू होता है। प्रस्तावना कौशल को विकसित करने वाला सूत्र, जैसे पूछा जाए
कि प्रस्तावना कौशल को विकसित करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा हो सकता है, तो वहां हम लिखेंगे ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। इस तरीके के प्रश्न आएंगे, प्रस्तावना कौशल को विकसित करने वाला शिक्षण सूत्र कौन सा है, तब हमको भरना है ज्ञातात् अज्ञात। अब उसमें 4 दे दिए, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, विशिष्टात् सामान्यम प्रति, इस तरीके से। तो हमको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर इसको राइट करना है। सरल से कठिन की और भी हो सकता है इसके साथ, लेकिन वो नहीं, वो संपूर्ण विषय वस्तु के लिए हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। तो याद रखें, प्रस्तावना है, प्रस्तावना का दूसरा नाम जो हम शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे कि उसको और किस नाम से जाना जा सकता है, कहीं उसका पर्यायवाची शब्द दे करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे हम शिक्षण विधियों के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उनके पर्यायवाची और उन शिक्षण विधियों में इसको काम में लिया जाएगा, उसके आधार पर हम उसको राइट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो पहले इसमें आपको यही याद रखना है कि जो जैसे हम प्रस्तावना में करते हैं कि बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना बनानी चाहिए, तो पूर्व ज्ञान का मतलब ही ज्ञात है, कि जो उनको ज्ञात है, जिसको वो सीख चुके हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे, और जो अभी उन्होंने सीखा नहीं है उसकी ओर हमको उन्मुख होना है। ये आपको पहले इस शिक्षण सूत्र के ये 2-3 क्वेश्चनों को इस तरीके से याद रखना है। इस तरह का ही कोई क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इसके बाद दूसरा है सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर दूसरा शिक्षण सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इनका कोई क्रम नहीं है, कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है उसको। तो सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। याद रखें, हो सकता है किसी विषय वस्तु, उस विषय वस्तु को, जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, उस पाठ की जो सरल विषय वस्तु उसको पहले पढ़ाया जाए, और उसके पश्चात उसके जो कठिन अंश है उनको सबसे अंत में लिया जाए। इस तरीके से सरलात् कठिनम प्रति। अब आता है भाषा शिक्षण में इस शिक्षण सूत्र का क्या योगदान है। याद रखें इसके लिए कि जब भी कोई सरलात् कठिनम प्रति का जो प्रश्न आएगा, जैसे उसमें पूछ लिया जाएगा कि समास से पूर्व संधि का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, बताइए ये किस शिक्षण सूत्र को अमल में लाता है, किस शिक्षण सूत्र के आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि पहले हमको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद पद का ज्ञान होना चाहिए, पद के बाद वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, या संधि के पश्चात समास का ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके का जो विषय वस्तु का जो प्रश्न आएगा, उसमें आपको ऑप्शन सरलात् कठिनम प्रति भरना है। 2 तरह की विषय वस्तु याद रखें इसके लिए। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति बिल्कुल अलग हो गया, वो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, उसमें पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। उस तरह का प्रश्न आया तो वहाँ ज्ञातात् अज्ञातम करना है। आपको सरलात् कठिनम में कोई सरल विषय वस्तु के पश्चात आपको उसकी जैसे वर्ण उच्चारण, वर्ण है, पद है, वाक्य है, इस तरीके से जो विषय वस्तु आती है उसका जो प्रश्न आता है, उसमें हमको सरलात् कठिनम प्रति इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आपको सरलात् कठिनम प्रति। तो याद रखो, शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। अब इसका विलोम कर सकते हैं तो कठिनात् सरलम प्रति, लेकिन ये शिक्षण सूत्र नहीं होगा। तो कई बार ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं इनको विपरीत कर दिया जाता है, कठिनात् सरलम प्रति, तो उसको राइट करें कि ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। उस टॉपिक में, उस प्रश्न में आपको इस तरीके से राइट करना है। तो पहला सूत्र और दूसरे सूत्र में कुछ अंतर है। वह ज्ञात से तात्पर्य पहले की विषय वस्तु से जो आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पहले की विषय वस्तु से कोई इसका संदर्भ नहीं है। यहाँ उसी टॉपिक का जो सरल अंश है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे आपने कोई, आपकी इकाई है और इकाई के अंतर्गत आपने कोई चैप्टर ले रखा है, तो उस चैप्टर में आप सरल विषय वस्तु को सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो शिक्षण सूत्र है वो है स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल काय है, जैसे हमारा एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इस शिक्षण सूत्र को दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है। तो वहां कहते हैं हम मूर्तात् अमूर्तम प्रति। मूर्त से अमूर्त की ओर
सबसे पहले हम किसी स्थूल विषय वस्तु का वर्णन करें और स्थूल विषय वस्तु के वर्णन के पश्चात उसमें सरलता से उसका जो सूक्ष्म पार्ट है उनके बारे में उसका वर्णन किया जाना चाहिए। जैसे हम कहीं कोई भी निबंधात्मक विषय वस्तु देते हैं तो वर्णनात्मक जो विषय वस्तु है उसको पहले स्थूलात और उसके जो अंश की स्थितियां हैं, सूक्ष्म जो पार्ट है उसका हम उसके बाद में हमको विवेचन करना चाहिए। पहले हमको मूल रूप से कहीं भी जैसे कोई कथा वस्तु हम पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण सार एक बार प्रस्तुत करके स्थूल के रूप में, या कोई जैसे किसी पदार्थ के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो उस पदार्थ का पहले स्थूल भाग को हमको उसका विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसके पश्चात उसके जो भाग हैं उनमें उनका जो सूक्ष्म पार्ट है उसके प्रति उसको शिक्षण सूत्र के तहत लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम तीसरे शिक्षण सूत्र में जो प्रश्न पढ़ेंगे वहां हम लिखेंगे कि इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम क्या है, या स्थूल का मतलब क्या है, मूर्त है, सूक्ष्म का मतलब क्या है, अमूर्त है। और स्थूल कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्थूलात दे दिया जाता है, यहाँ रिक्त स्थान कर दिया जाता है, प्रति कर दिया, फिर कहता है कि इस शिक्षण सूत्र को में कौन सा उचित शब्द आएगा, तब वहाँ आपको इस रूप में ही इसको याद रखना है। अब कहीं भी हम ऐसा नहीं करें कि सूक्ष्मात स्थूलम प्रति नहीं भरें, वो उसका विपरीत हो। जैसे अब प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र, मनोवैज्ञानिक क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के तहत किस तरीके से हम पढ़ाएं, शिक्षण सूत्र सब मनोवैज्ञानिक के रूप में है, तो उनका जो विलोम विपरीत पाठ कर दिया जाएगा वो अमनोवैज्ञानिक हो जाएगा, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं होंगे। इस तरह के जो भी प्रश्न आए उसमें आपको इस तरह से उत्तर देना है। इसके बाद चौथा जो शिक्षण सूत्र है वह है पूर्णात अंशम प्रति। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बिल्कुल जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो विराट व्यापक जो स्थूल शरीर है सामने, उसी तरह का ये बिंदु है पूर्णात अंशम प्रति। सबसे पहले हमको, जैसे मान लो हम कोई कथा शिक्षण करवा रहे हैं तो कथा शिक्षण के रूप में हमको सबसे पहले संपूर्ण कथा का सार बताना पड़ेगा और संपूर्ण कथा के सार को बताने के पश्चात उसके जो अन्य भाग हैं, अंश हैं, उनके बारे में उनका विवेचन करना चाहिए। तब हम ये समझेंगे कि वहाँ हम किसी एक शिक्षण सूत्र का पालन कर रहे हैं और उस शिक्षण सूत्र के आधार पर हम हमारी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। समस्त स्पेंसर आदि शिक्षाविदों ने यही बताया कि जब भी हम पढ़ाएं तब याद रखें कि हमारे शिक्षण सिद्धांत काम में आए, हमारे शिक्षण सूत्रों को आधार बनाएं और इस तरीके से हम दोनों का समावेशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से बालक को उसका अधिगम होगा और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए इन सभी शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों का यही औचित्य है कि वहाँ हम जो हमारी विषय वस्तु उसको सही ढंग से प्रस्तुत करें ताकि बालक उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो पूर्ण से अंश की ओर का मतलब सबसे पहले हमको पूर्ण कथा वस्तु का सार टाइप में उसको बताना चाहिए और उसके पश्चात उसके जो विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न जो अंश हैं, उनके बारे में फिर उनका विवेचन करना चाहिए। इसके रूप में हम पूर्णात अंशम प्रति इस शिक्षण सूत्र का उत्तर भरेंगे। इनसे आने वाला प्रश्न बिल्कुल सरल होगा, ज़्यादातर यही इस तरह के ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आपने देखना कभी भी कि इस तरह के जो रीट और आरटेट के जो प्रश्न आए हैं उनमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए। ज़्यादातर तो इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है या कौन सी विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है, इस तरीके का प्रश्न इसमें आता है। इसके बाद पांचवा शिक्षण सूत्र है विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। ये दोनों सूत्र आपस में पूरक सूत्र हैं। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्णात अंशम पूर्ण से अंश की ओर, और यहां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को के लिए सहायक सिद्ध है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब यहां कहा जा रहा है कि बालक को सबसे पहले हम उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इस तरीके से उसके
समस्त अंगों को अलग करते हुए हमारी शिक्षण विषय वस्तु को, व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनको और साहित्य के भी जो टॉपिक हैं उनको भी हमको इस तरीके से सबसे पहले उनका विश्लेषण करें। कहीं पर भी कि जैसे कोई पद लिखा हुआ है प्रभु ये लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां पहले हम ये देखें कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, उसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, और उन सब से फिर उससे बना हुआ शब्द के बारे में उसका विवेचन करना चाहिए। पहले उसके हर टॉपिक को, हर अंग को विश्लेषित करते हुए, अलग अलग रूप में उसका व्याख्यान करते हुए अंत में सार के रूप में हमको एक पाठ को संपूर्ण करना चाहिए, उसके संपूर्ण अध्ययन की ओर उन्मुख होना चाहिए। इस प्रकार से हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चल करके एक इस नए शिक्षण सूत्र के आधार पर हम हमारी पाठ्य वस्तु का जो भी टॉपिक है उसको पूरा करें, ताकि यह रहे कि हम किसी शिक्षण सूत्र के आधार पर इसको पढ़ा रहे हैं। अब याद रखें कि ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक में सारे ही शिक्षण सूत्रों का समावेश हो। जिस टॉपिक को जिस तरह के शिक्षण सूत्र की आवश्यकता हो उस शिक्षण सूत्र के द्वारा ही हम उस टॉपिक को पूरा करें और उसके आधार पर ही उसका विषय वस्तु को आगे प्रेषित करें। तो छात्रों के सामने उसका जब संप्रेषण होगा तो वह निश्चित रूप से अधिगम प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इसके रूप में ये जो शिक्षण सूत्र था, तो ये सब प्रश्न कई बार पूछा कि इसका पूरक सूत्र कौन सा है, तो ये याद रखें। यानी इससे संदर्भित दूसरा अगर कोई शिक्षण सूत्र पूछ रहा है तो वो इसके लिए पूछ रहा है, इसलिए इसके लिए जहां भी कोई शिक्षण सूत्र की आवश्यकता हो तब आपको ये उत्तर राइट करना होगा। इसके बाद देखिए आगे आता है आगमनात् निगमनम प्रति। आगमन से निगमन की ओर, याद रखें, आगमन से निगमन की ओर ये शिक्षण सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण सूत्र भी महत्वपूर्ण है, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगमनात् निगमनम प्रति, इसके लिए नाम पूछ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसके लिए याद रखें आगमन से निगमन की ओर इसके लिए एक दूसरा नाम दिया जाता है विशिष्टात् सामान्यम प्रति। विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इसके साथ साथ एक और दिया उदाहरणात् नियमम प्रति। ये तीनों शिक्षण सूत्र एक ही शिक्षण सूत्र के नाम है एक तरह से। आगमन से निगमन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो याद रखें प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। तो असंगत वाला जब प्रश्न आए तब याद रखें ये तीनों तो एक ही है, असंगत वो होगा जो इनके विपरीत होगा, जो इनके दूसरा, इस अर्थ से दूसरा कोई भी शिक्षण सूत्र होगा। तो इन तीनों को आप एक ही नाम से याद रखें, आगमनात् निगमनम प्रति और विशिष्टात् सामान्यम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर ऐसी स्थिति में, अथवा आगमन से निगमन की ओर। यह आगमन विधि का भी सूत्र है कि आगमन विधि में हम इन शिक्षण सूत्रों के आधार पर विषय वस्तु का अध्यापन कराते हैं। यहाँ विशिष्ट का तात्पर्य भी उदाहरण है, और इनसे संबंधित उदाहरण से नियम की ओर किस शिक्षण सूत्र में या किस विधि में चला जाता है उसका नाम है आगमन से निगमन की ओर। इसमें सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद हम एक नियम बनाते हैं, और जब नियम बनाते हैं तब वो शिक्षण सूत्र कहलाता है विशिष्टात् सामान्यम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति और आगमन से निगमन की प्रति। सबसे पहले पाणिनि ने भी ऐसा ही किया। पाणिनि ने सारी दुनिया के जितने भी उदाहरण थे उनका कलेक्शन किया, उनको एकत्रित किया, और उन सभी उदाहरणों को एक साथ लिख करके वेदों में से निकाल करके उन उदाहरणों के आधार पर उन्होंने नियम बनाया कि जैसे कहीं पर भी इस तरह का जो प्रयोग किया गया, जैसे कहीं यण संधि के नियम देखे तो यण संधि के बहुत सारे जितने भी उदाहरण वेदों में उनको मिले, उनको सबको लिया और उसके आधार पर फिर एक सूत्र बनाया इको एणचि। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? यह आगमन विधि कहलाएगी। इसलिए
पाणिनि आगमन विधि के प्रवर्तक भी होते हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। इसलिए याद रखें कि पाणिनि के सूत्रों का निर्माण किस विधि पर आश्रित है, तो वो आगमन से निगमन की ओर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जब सूत्रों का निर्माण किया तो सबसे पहले दुनिया के जितने भी साहित्य थे संस्कृत के, उसमें से समस्त उदाहरणों का कलेक्शन किया और उन उदाहरणों के आधार पर उन्होंने नियम बनाया। ऐसा नहीं कि पहले इक्वेंट्री बना लिया और उसके बाद ये नियम प्रस्तुत किया हो, ऐसा नहीं किया। पहले उदाहरण देखे और उसके बाद एक सूत्र बनाया। इस प्रकार से हम आगमन से निगमन की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर, इन तीनों शिक्षण सूत्रों को एक साथ लेकर के इसका अध्यापन कर सकते हैं। इसके आधार पर शिक्षण सूत्र से जो विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है वो सरल भी होती है और स्थायी ज्ञान के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो अभी पढ़ा था अपन ने आगमनात् निगमनम प्रति, ये पढ़ा था। जिसको 3 नामों से हमने जाना था, विशिष्टात् सामान्यम प्रति और उदाहरणात् नियमम प्रति। अब देखिए इसका विलोम कर सकते हैं, नियमात् उदाहरणम प्रति या उदाहरणानि प्रति, अथवा सामान्यात् विशिष्टम प्रति। हालांकि ऐसा शिक्षण सूत्र बनाया जा सकता है निगमन विधि के लिए, वो आगमन विधि के लिए था, लेकिन अगर ये सूत्र हो भी तो भी इनको मनोवैज्ञानिक संज्ञा नहीं दी जाएगी, ये अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र ही कहे जाएंगे। इसलिए याद रखें, मान लो कहीं ऐसा भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, और उसमें लिखा है विशिष्टात् सामान्यम प्रति सामान्यात्, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रम नास्ति, ऐसा लिखा है। अब यहां ऑप्शन दिया एक में लिखा आपका ये विशिष्टात् सामान्यम प्रति, दूसरे में लिखा सामान्यात् विशिष्टम प्रति, सी में लिखा निश्चितात् अनिश्चितम प्रति, और डी में लिखा कठिनात् सरलम प्रति। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रम नास्ति की जगह अस्ति कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा है? अब याद रखो, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कैसे पहचान करें, तो विशिष्टात् सामान्यम प्रति, ये पहला ही मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन अब सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र बनाया तो जा सकता है, इसके आधार पर पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन ये शिक्षण सूत्र निगमन विधि में काम आता है और निगमन विधि के रूप में उसको यहाँ इस शिक्षण सूत्र को अमनोवैज्ञानिक ही कहा जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक में याद रखें, विशिष्ट पहले आएगा, सामान्य बाद में आएगा, उदाहरण पहले आएगा, नियम बाद में आएगा, आगमन पहले आएगा और निगमन बाद, तब वो मनोवैज्ञानिक कहा जाएगा। इसके रूप में वो अमनोवैज्ञानिक है। ऐसा प्रश्न आने पर आपको अमनोवैज्ञानिक उत्तर भरना है। इसी तरह अब इसको देखिए, निश्चितात् अनिश्चितम प्रति, क्या ये शिक्षण सूत्र हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बालक पहले उसको अनिश्चित ज्ञान होता है, उसके बाद वो निश्चित की ओर चलता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अनिश्चित की ओर चलेगा। इसके बाद ये देखा, कठिन से सरल की ओर ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, सरल से कठिन की ओर। ये तीनों मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है विशिष्टात् सामान्यम प्रति। इस तरीके से हमको इनको समझना चाहिए शिक्षण सूत्रों को, तब हम हमारे प्रश्न को राइट कर सकेंगे। इसके बाद देखो, अगला शिक्षण सूत्र है, यही है अनिश्चितात् निश्चितम प्रति। अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, अनिश्चित से निश्चित की ओर। सबसे पहले बालकों को किसी विषय वस्तु के बारे में उसका जो ज्ञान है वो निश्चित नहीं होता है। जब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं तो एक तरह से हम यही समझते हैं कि बालकों को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो इसके बारे में निश्चित नहीं है।
वो अनिश्चित है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो प्रारंभिक ज्ञान है वह अनिश्चित के रूप में होता है। तब हम याद रखें उसको अनिश्चित से ही हमको प्रारंभ करना है, जिसको नहीं जानते हैं, और उसके आधार पर फिर हमको निश्चित की ओर चलना है कि उसका सही तार्किक उत्तर क्या हो सकता है। उसके रूप में हम इस शिक्षण सूत्र का सहारा लेते हैं, और इस शिक्षण सूत्र के आधार पर पहले अनिश्चित से निश्चय की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर, इस तरीके के प्रश्न उत्तर में हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक शिक्षण सूत्र इसमें देखिए, अगला है ज्ञानेन्द्रिय शिक्षणम। इनको कुछ संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ें, क्योंकि उसमें प्रश्न इस तरह से आएगा। कई बार तो हम जैसे कई जो संस्कृत जिनके विषय नहीं रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें इस तरह से ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, तो वो समझ नहीं पाते कि इसमें अज्ञातम भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। वो यही समझते हैं कि ज्ञातात ज्ञातम प्रति है, तो ये गलत हो सकता है। इसलिए याद रखो, जितना भी आपसे उसको सामान्य रूप में नहीं आता है तो उसको सरल करके लिखें कि जब भी ये कहीं पंचमी व्यक्ति के रूप में द में ए मिल करके वो द पूरा होता है, इसलिए वहाँ ज्ञातात अज्ञातम प्रति है, ऐसा इस रूप में आए तो भी आपको राइट करना है। अलग अलग भी लिखा कर आ सकता है, और इस तरह से द संपूर्ण करके भी उसको लिखा जा सकता है। अगला है ज्ञानेन्द्रिय शिक्षणम। मॉन्टेसरी ने भी इस पर ज़्यादा जोर दिया है कि जब भी हम शिक्षण कार्य कराएं तो ऐसी स्थिति में वहाँ ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अधिकाधिक हमारी ज्ञानेंद्रियां उसमें प्रयोग में ली जाए, ताकि उस विषय वस्तु के ज्ञान को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें छात्र। मॉन्टेसरी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हम शिक्षण कार्य करवाते समय अधिक से अधिक इस तरह से शिक्षण कार्य कराएं। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम शिक्षण कार्य के दौरान करवाते हैं, बालक का ज्ञान भी उतना ही स्थायी होता है। इसलिए स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों के पूर्वक शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। स्थायी के रूप में हम इसको ज़्यादा बढ़ेंगे, किसी एक शिक्षाविद मॉन्टेसरी के बारे में भी हम इसको ज़्यादा महत्व देंगे। इसके बाद एक और शिक्षण सूत्र है मनोवैज्ञानिक क्रमात् तार्किकम प्रति। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तात्पर्य कि हमारा श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, हमारे जो भाषा कौशल हैं, उनका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए, और उस मनोवैज्ञानिक क्रम के आधार पर ही हमको हमारा शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। पहले बालक को श्रवण, उसके बाद भाषण, उसके बाद पठन और उसके बाद लेखन का एक मनोवैज्ञानिक क्रम रखते हुए, और उसके बाद जो विषय वस्तु का जो तर्क है, उस तर्क की ओर बालक को उन्मुख किया जाना चाहिए। इसमें हमको केवल यही याद रखना होगा कि तार्किकम प्रति इस शिक्षण सूत्र में पहले क्या होना चाहिए, तो उसके साथ मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम से हम तर्क की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर किसी भी विषय वस्तु को अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि बालक उसमें रुचि लें और उसको एक अच्छा अधिगम हो, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब इन शिक्षण सूत्रों, मुख्य शिक्षण सूत्र ये हैं। हालांकि शिक्षण सूत्रों को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे आगमनात् निगमनम प्रति, इसी को हम विशिष्टात् सामान्यम प्रति उसको अलग लिख दिया, उदाहरण से नियम के उसको अलग लिख दिया, तो उसको अलग अलग कर, वहाँ हमने एक में ही तीनों को उसको पर्यायवाची शब्द के रूप में पढ़ा है। इसलिए इनको इस तरीके से याद रखें। अब जहाँ भी कहीं शिक्षण सूत्रों का जो प्रयोग आता है, उसमें ये भी कहा जा सकता है कि बताओ अमुक शिक्षण विधि के लिए या अमुक पाठ्य सामग्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र ज़्यादा प्रभावकारी होगा। अब जैसे पूछा गया कि भाई व्याकरण शिक्षण हमको करवाना है, और व्याकरण शिक्षण के लिए इन चारों शिक्षण सूत्रों में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब उसमें आपको व्याकरण का जैसे ही नाम आएगा तब आपको इसको राइट करना है, आगमनात् निगमनम प्रति। ये नाम नहीं आया तो विशिष्टात् सामान्यम प्रति, और ये नहीं आया तो उदाहरणात् नियमम प्रति, ऐसा याद करना है। जहाँ पर कहीं भी याद आता है कि आपको कोई कथा शिक्षण करवाना है, तो कथा शिक्षण के रूप में आप किस तरीके से करेंगे, कथा को पढ़ाने का तरीका क्या है, तो कथा को हम सबसे पहले पूर्णाद अंशम प्रति, उस पर ज़्यादा राइट करेंगे
कि हमको पहले पूर्ण कथा के रूप में सार बताना है और उसके पश्चात उसके एक एक पार्ट को समझाना है। इस तरीके से हम पूर्णादंशम के प्रति और विश्लेषण विधि के लिए विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और समस्त इस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उत्तर भर सकते हैं। तो पूरा जो ये आज हमने 9 शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, इनके क्वेश्चनों के रूप में आप याद रखें कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और कौन से विषय वस्तु के लिए, नाटक के लिए, व्याकरण के लिए, गद्य के लिए, पद्य के लिए, कहीं भी कोई ऐसी विषय वस्तु आती कथा शिक्षण के लिए, उसमें कौन सा शिक्षण सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना कौशल के लिए कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं कोई टॉपिक दे करके कोई पढ़ाया जा रहा है कि जैसे पहले मान लो आपने कोई वर्णनात्मक निबंध पढ़ाया, उसके बाद भावात्मक निबंध पढ़ाया, तो ये भी सरल से कठिन की ओर में आएगा। पहले वर्णनात्मक और उसके बाद भावात्मक, पहले सरल से कठिन के रूप में आएगा, उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर आएगा। किसी भी विषय वस्तु का कहीं भी, जैसे गाय का निबंध है, हाथी का निबंध है, उसके आधार पर अगर छोटी क्लास में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी उसको हम स्थूलात सूक्ष्मम प्रति या मूर्तात् अमूर्तम प्रति इस तरह के शिक्षण सूत्र के आधार पर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, कभी जैसे पूछ लिया जाए कि विशेष का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब क्या है, या सामान्य का मतलब क्या है, तो याद रखें सामान्य का मतलब नियम है और विशिष्ट का मतलब उदाहरण है। जैसे कई बार कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसको विशिष्ट कहा जाता है, तो वहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस प्रकार हम शिक्षण सूत्र के टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन केवल इसी आधार पर पूछे जाएंगे। तो शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आपका किसी शिक्षण विधि के रूप में आ सकता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर हम किसी दूसरे टॉपिक में पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।